हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय राज के कार्यों के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत करा रहा हूं, जिनमें आज का विषय है राज के कार्य का समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत की दो शाखाएं 18वीं शताब्दी में प्रस्फुटित होती हैं, जिसमें पहली शाखा होती है जो 18वीं शताब्दी के पूर्व के विचारक होते हैं, उनको हम स्वप्नलोकी समाजवाद के उनके विचारों को स्वप्नलोकी समाजवाद के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्व के जितने भी विचारक होते हैं उन सभी के विचारों को हम स्वप्नलोकी समाजवाद के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी में जब मार्क्स पैदा होता है तो एक नई व्यवस्था का, नई विचारधारा का जन्म होता है, जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं या वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद की दो शाखाएं हैं, एक है स्वप्नलोकी समाजवाद, दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। स्वप्नलोकी समाजवाद पर मेरा पिछला वीडियो बन चुका है। आज का विषय है वैज्ञानिक समाजवाद, राज के कार्यों का मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसको हम मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स है। वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स के पूर्व जितने भी विचारक थे सब स्वप्नलोकी थे, जैसे सर थॉमस मोर, फ्रांसिस बेकन, कैंपनेला, हरिंगटन, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लांक इत्यादि जितने भी विचारक हैं, फ्रांसीसी विचारक थे, इंग्लैंड के विचारक थे, ये सब क्या थे? स्वप्नलोकी थे। तो समाज में राज्य में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, परंतु इनके समाजवादी विचारों को व्यवहार के धरातल पर कभी लागू नहीं किया जा सकता था। इन्होंने अपने चिंतन में ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया था, न ही वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन किया था, या हम यूं कहें कि इनके चिंतन का कोई सिर और पूंछ नहीं था। ये जो समाजवादी थे वह अपने तरीके से समाजवाद का विश्लेषण करते थे। इन्होंने न तो कोई किसी मेथड का अध्ययन किया था, न तो ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन किया था, न तो वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करके अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अतः इनके समाजवाद को हम काल्पनिक समाजवाद या स्वप्नलोकी समाजवाद के नाम से जानते हैं। मार्क्स के पूर्व जितने भी विचारक होते हैं वह सब काल्पनिक होते हैं, लेकिन मार्क्स के ऊपर इन सबका प्रभाव पड़ता है। जो काल्पनिक विचारक होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, उनका भी अध्ययन करता है। मार्क्स के ऊपर प्रोधा का प्रभाव पड़ता है, बाखुनिन का प्रभाव पड़ता है, हीगल का प्रभाव पड़ता है, तथा जितने भी स्वप्नलोकी समाजवादी होते हैं सबका प्रभाव पड़ता है। इन सबका प्रभाव होते हुए भी मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। मार्क्स समाजवादी विचारधारा को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। इसीलिए कोकर ने कहा है, कोकर कहता है, उसने ईंट और पत्थरों की भांति सब स्थलों से विचारों को संग्रहित किया, लेकिन जिस विचार का निर्माण उसने किया वह उसकी अपनी इच्छा अनुसार था। मार्क्स अपने समाजवादी विश्लेषण में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जैसा कि हीगल ने आध्यात्मिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसी हीगल का आध्यात्मिक द्वंद्ववाद का प्रभाव पड़ता है मार्क्स के ऊपर, और वह भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसमें एक भौतिकवाद जोड़ देता है। हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी वह आध्यात्मिक थी, यानी कि विचारों तक सीमित थी, लेकिन मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति होती है वह भौतिक जगत में उसको लागू करता है, द्वंद्वात्मक पद्धति को, इसलिए उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। उसने मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या की तथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इन सब का विश्लेषण करके, इन सब का सिद्धांत प्रतिपादित करके समाजवाद को वैज्ञानिक आधार बनाया। मार्क्स समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक आधार, इन चारों को मिलाकर उसने समाजवादी विचारधारा में वैज्ञानिकता का प्रवेश समाहित किया। जब मार्क्स पैदा हुआ था, जैसा कि मार्क्स 1818 में पैदा हुआ था, उसमें यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। मार्क्स 1818 में पैदा हुआ था, इसका जन्म होता है 1818 में मार्क्स का जन्म होता है। तो 18वीं शताब्दी में, जैसा कि हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, सामंतशाही व्यवस्था की तरह अब पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो रही थी।
तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं फैली। जो समाज हमारा पूर्व का जो समाज था वह सामंतशाही समाज था। उसमें सामंतों का वर्चस्व होता था, कृषकों का वर्चस्व होता था और खेतीहर मजदूर या अर्ध किसान का वर्चस्व होता था। अर्ध किसान यानी सामंत जो थे वह छोटे किसानों के ऊपर लगान वसूल करते थे, उनसे जबरदस्ती कार्य करवाते थे और उनका शोषण यानी कि शोषण की व्यवस्था उसमें भी कायम थी, सामंतशाही व्यवस्था में भी कायम थी। जो किसान छोटे किसान होते थे उनको सारे खेतों को दे दिया जाता था और उनसे से अधिक लगान वसूला जाता था, या खेतों में जो पैदावार का अधिकांश हिस्सा है, अनाजों का हिस्सा, वह सामंतों के द्वारा ले लिया जाता था और किसानों के लिए बहुत कम मात्रा में किसानों को बहुत कम मात्रा में उनके लिए अनाज छोड़े जाते थे। इस तरह से आर्थिक विषमताएं व्याप्त हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमताएं व्याप्त हो जाती हैं। विषमताएं, समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति जो मिल फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं वह पूंजीपति हो जाते हैं, यानी कि जब धीरे धीरे उद्योग धंधे शुरू होते हैं तो ये उद्योग धंधे शुरू होते होते जब यह बड़े पैमाने पर जाता है तो बड़े पैमाने पर मिल फैक्ट्री कारखाना खुलने लगते हैं, उनके मालिक जो होते हैं पूंजीपति होते हैं। दूसरा वर्ग होता है श्रमिक वर्ग होता है। श्रमिक वर्ग होता है। इन पूंजीपति वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाता है। पूंजीपति जो वर्ग जो होता है अधिक से अधिक लाभ कमाता है। वह एक जगह मिल फैक्ट्री स्थापित करता है, फिर उसकी आमदनी जो होती है दूसरी जगह उस आमदनी से वह दूसरी जगह मिल फैक्ट्रियां स्थापित करता है। इस तरह से उसके पास पूंजी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो उनके मिल फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर होते हैं वह बेचारे शोषण की व्यवस्था से त्रस्त हो जाते हैं। उनसे अधिक कार्य लिया जाता है और उनको न्यूनतम वेतन दिया जाता है ताकि वह केवल अपना पेट भर सके, अपनी रोजी रोटी चला सके। तो इस तरह से जो शोषण व्यवस्था होती है वो चरम पर पहुंच जाता है। शोषण व्यवस्था किसके द्वारा? पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का जो शोषण व्यवस्था होती है वह चरम पर पहुंच जाता है। मार्क्स ने इस संपूर्ण व्यवस्था का इन संपूर्ण अव्यवस्था और अन्याय का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया, वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया और भावी विकास की ओर भी इसको प्रकाश डाला। जितनी भी समस्याएं थी, समाज में समस्याएं थी, राज्य में समस्याएं थी, इसका वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया और भावी विकास की तरफ भी प्रकाश डाला। लेकिन इसके पूर्व के जितने भी समाजवादी थे उन्होंने केवल विचार प्रस्तुत किए और किसी विचार केवल प्रस्तुत किए, वह किसी दर्शन की नींव नहीं डाले, किसी विकास की नींव नहीं डाले। उनके ऐसे विचार भी थे कि व्यवहारिक जगत में प्रासंगिक नहीं हो सकते थे और इसलिए मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना करनी शुरू कर दिया। पूंजीवाद, मार्क्स पूंजीवाद की आलोचना करता है। पूंजीवाद की आलोचना करता है। मार्क्स क्या करता है कि पूंजीवाद में स्वयं अपने विनाश के तत्व मौजूद है। तो इस तरह से मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके यह बताया कि अब तक का जितना भी इतिहास रहा है, यानी कि अब तक का जितना भी इतिहास रहा है वह सब वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। और इस तरह से मार्क्स श्रमिक क्रांति में विश्वास करता है और श्रमिक क्रांति करके वह साम्यवादी राज की स्थापना पर बल देता है। वह चाहता है कि साम्यवादी राज की स्थापना हो। मार्क्स साम्यवादी राज की स्थापना करना चाहता है और मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा है, हालांकि मार्क्स समाजवाद का प्रयोग नहीं करता है, वह साम्यवादी विचार का प्रयोग करता है, साम्यवाद का प्रयोग करता है। मार्क्स का जो साम्यवादी विचारधारा है उसको कई बिंदुओं में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यह जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसने कहां से ग्रहण किया? हीगल से ग्रहण किया था। हीगल का आध्यात्मिक भौतिकवाद। हीगल कहता है ना, कोई विचार सत्य नहीं होता है, विचारों का भी एक वाद होता है और एक विचार का दूसरे विचार से जब संघर्ष होता है तब नया तीसरा विचार जन्म लेता है जिसको संवाद कहता है। अब वह कहता है कि ये जो संवाद की स्थिति में ये जो विचार हैं यह भी संपूर्ण सत्य नहीं होते, इनका भी एक प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से वाद प्रतिवाद में संघर्ष होते होते अंतिम रूप से सत्य के निकट वह विचार पहुंचता है जो कि तार्किक और सत्य हो सकती है। यही विचारधारा मार्क्स अपने भौतिकवाद में भौतिक जगत की वस्तुओं पर लागू करता है। मार्क्स कहता है वाद प्रतिवाद और संवाद यह हीगल की विचारधारा है। हीगल कहता है कि
सभ्यता का विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता है, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाता है। हीगल क्या कहता है, सभ्यता का विकास कभी सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि वह टेढ़े मेढ़े रास्तों पर होता हुआ जाता है। तो इस तरह से हीगल विचारों के ऊपर इस द्वंद्वात्मक पद्धति को लागू करता है। वह कहता है कि वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नई चीज पैदा होती है, नया तत्व पैदा होता है, वह होता है संवाद। इसका भी एक प्रतिवाद होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया निरंतर यानी कि संवाद का भी क्या होता है, प्रतिवाद होता है, प्रतिवाद होता है। इन दोनों के मिलने से फिर संवाद का जन्म होता है। यह संवाद जो होता है वाद का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। मास, इसी को हीगल को ही फ्रेडरिक एंजल्स ने, हीगल की इस विचारधारा को फ्रेडरिक एंजल्स ने, जो कि मार्क्स का साथी था, एंजल्स ने उसको लागू किया। किस पे लागू किया, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद। वह कहता है कि जैसे कि पानी, हीगल पानी, फ्रेडरिक एंजल्स पानी का उदाहरण देता है। इस वाद प्रतिवाद को यानी कि निषेध का नियम है, निषेध का निषेध या प्रतिषेध का प्रतिषेध है। हीगल पानी के ऊपर इसका उदाहरण करता है। कहता है पानी जो अपने तरल रूप में होता है, तरल रूप में होता है, पानी तरल रूप में होता है, लेकिन यह 0 सेंटीग्रेड पर ठोस बन जाता है। और यह 0 सेंटीग्रेड जो 0 सेंटीग्रेड पर यह ठोस बन जाता है, वहीं 1000 डिग्री पर यह क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। पानी वही है, वस्तु वही है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये पानी तरल रूप में होता है, यह इसको जब 0 सेंटीग्रेड पे हम रखते हैं तो यह ठोस बर्फ बन जाता है। यह ठोस यानी कि बर्फ बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और इसी बर्फ को जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करें तो यह वाष्प बन जाता है। मार्क्स इस द्वंद्वात्मक पद्धति को लागू करता है। वो कहता है कि प्रत्येक युग में यह द्वंद्व चलता रहता है, द्वंद्व मतलब संघर्ष चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। जैसे कि एंजल्स इसका एक गेहूं का उदाहरण, गेहूं के बीज का उदाहरण देता है, या जौ का, जौ का दाना है। वो कहता है कि ये जो जौ का दाना है यह क्या है, अपने आप में वाद है। इसको जब जमीन में हम बो देते हैं तो यह क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। यानी कि एक दाने से एक पौधा बना, यह क्या है, वाद का प्रतिवाद है। अब वह कहता है एक स्थिति ऐसी आती है कि यह पौधा सूखकर बालियों के रूप में हो जाता है, बालियां बन जाती हैं। यह क्या हो गया, संवाद हो गया। हम यहां देखते हैं कि एक दाने से कई बालियां निकल आती हैं। जौ की जो बालियां होती हैं उसमें कई दाने होते हैं। एक दाना बोने पर हम सैकड़ों दाना प्राप्त कर सकते हैं। तो वाद प्रतिवाद में संघर्ष, हमेशा संघर्ष चलता रहता है। फिर इसका जो एक दाना होता है वह वाद की स्थिति में होता है, फिर उसको बोलते हैं, पौधा बन जाता है, पौधे से बालियां बन जाती हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कभी रुकता नहीं है। इसी तरह मार्क्स भी कहता है, मार्क्स कि जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है वो वाद की स्थिति में होती है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, यह किसकी स्थिति में होती है, वाद की स्थिति में होती है, व्यक्तिगत संपत्ति। और जब व्यक्तिगत संपत्ति के विरुद्ध क्रांति होती है तो सर्वहारा वर्ग का उदय होता है। सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग का उदय होता है। और यह सर्वहारा वर्ग जो होता है वाद प्रतिवाद है। सर्वहारा वर्ग के पश्चात संपत्ति के ऊपर राज्य का नियंत्रण स्थापित होता है, राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, यह संवाद होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, श्रमिक, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में संघर्ष होता है। ये पूंजीपति वर्ग क्या है, वाद है, श्रमिक वर्ग क्या है, प्रतिवाद है, प्रतिवाद है। इन दोनों के बीच जब संघर्ष होता है तो राज्य का नियंत्रण स्थापित होता है, यानी साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, साम्यवादी व्यवस्था आती है,
साम्यवादी व्यवस्था आती है। यही क्या है? संवाद है। तो इस तरह से जितनी भी भौतिक वस्तुएं होती हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, उनमें खुद अपने परिवर्तन के तत्व विद्यमान रहते हैं, परिवर्तन के तत्व उनमें खुद विद्यमान रहते हैं। मार्क्स ने बताया कि प्रकृति में, विचारधारा में, मानव समाज में इसी प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं और इसी परिवर्तन के क्रम को हम क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं, द्वंद्ववाद कहते हैं। पूंजीपति वर्ग में पूंजीपति के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न होता है, किसमें? श्रमिक वर्ग में। श्रमिक वर्ग अब शोषण से मुक्त पाना चाहते हैं, उनके अत्याचारों से मुक्त पाना चाहते हैं। श्रमिक वर्ग संगठित होकर अब क्रांति कर देता है, किसके विरुद्ध? पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति कर देता है। तो जब एक क्रांति होती है, यानी कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में जब संघर्ष होता है तो नई व्यवस्था आती है। वह व्यवस्था क्या होती है? साम्यवादी व्यवस्था होती है। यह क्या है? सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग अस्तित्व में आता है और यही संवाद है। दूसरा इसका हम समझ सकते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पश्चात ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद को हम समझ सकते हैं। मार्क्स कहता है कि कोई भी युग हो, हर युग का जो संचालन होता है उसके हर युग की किसी न किसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होती है और आर्थिक व्यवस्था से ही समाज का निर्माण होता है। यहाँ पर मार्क्स आधार और अधिरचना का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। आधार एवं अधिरचना का सिद्धांत, अधिरचना का सिद्धांत। मार्क्स कहता है कि जैसे उस समाज की नींव होती है, जैसी उस समाज की नींव होती है, आधार का मतलब उत्पादन प्रणाली होती है, जैसा सभ्यता होती है, जैसी सभ्यता होती है वैसे ही वहां के अधिरचना होती है। अधिरचना का मतलब वहां पर राज्य का स्वरूप होता है, सरकार का स्वरूप होता है, समाज का स्वरूप निश्चित होता है। तो आर्थिक उत्पादन जो उत्पादन प्रणाली है इसी से समाज का स्वरूप नियंत्रित होता है। मार्क्स इतिहास की आर्थिक तरीके से व्याख्या करता है, मार्क्स इतिहास की आर्थिक तरीके से व्याख्या करता है और वह कहता है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके हम एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। मार्क्स इतिहास की भी आर्थिक व्याख्या करता है। जब जैसे जैसे युग हुए हैं सारे युगों का इसने विश्लेषण किया। मार्क्स कहता है कि पहली अवस्था होती है आदिम साम्यवादी युग की अवस्था होती है, जिसमें न किसी प्रकार की कला होती है, न संस्कृत होती है, न विज्ञान होता है, न ज्ञान होता है। व्यक्ति जंगली जीवन, जंगली यानी आदर्श बर्बर की अवस्था होती है, जंगली जीवन व्यतीत करता था। व्यक्ति पेड़ों पे रहता था, पेड़ों के फल खाता था, नदी से प्यास बुझाता था, मछलियां खाता था, कच्चा मांस खाता था। वह यानी बिल्कुल आदिवासी समूहों में रहते थे। समूह मेरे तेरे की भावना नहीं थी, सब लोग मिल बांट कर खा लेते थे, किसी को कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल भूख और प्यास का अनुभव होता था। तो ऐसी अवस्था को मार्क्स आदिम साम्यवादी युग कहता है। आदिम साम्यवादी युग कहता है। आदिम साम्यवादी युग साम्यवादी अवस्था होती है, यानी कि न किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना होती है, न अमीर गरीब की भावना होती है, न मेरे तेरे की भावना होती है। सभी लोग समान रूप से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिल बांट कर खाते हैं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है, घृणा नहीं होता है, सभी लोगों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। तो ऐसी स्थिति को मार्क्स आदिम साम्यवादी युग कहता है। अब वो कहता है कि लेकिन धीरे धीरे सभ्यता यही रुकती नहीं है, ये सभ्यता जो होती है यही रुकती नहीं है, विकास होता है। प्रकृति अनेक प्रकार की परिवर्तन करती है। जो व्यक्ति अब कच्चा मांस खाते थे उसको भून कर खाने लगते हैं। सभ्यता में परिवर्तन होता है, उनको ज्ञान हो जाता है, संस्कृत हो जाती है। आदिम साम्यवादी युग में वह नंगे घूमते थे, लेकिन दासत्व युग आते आते चूंकि काफी सभ्यता का काफी विकास हो जाता है, सभ्यता का काफी विकास हो जाता है, कृषि का आविष्कार हो जाता है, पशुपालन का आविष्कार होता है। अब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करता था, अब वह एक जगह बैठकर एक जगह ही बस गया। कृषि का आविष्कार हुआ, क्योंकि पशुपालन की जो अवस्था होती है, पशुपालन की अवस्था में व्यक्ति अपने पशुओं को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जा सकता था। लेकिन जब खेती का आविष्कार हो जाता है तो खेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा नहीं सकता था, इसलिए बस्तियां बसनी शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति एक जगह बस जाता है, वह खेती करने लगता है, पशुपालन करने लगता है। और ऐसे में दास युग का जन्म होता है, जिसके पास अधिक खेत हो जाते हैं, अधिक पशु हो जाते हैं, वह अपने सारे पशुओं को चरा नहीं सकते थे, सारे खेतों में काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दासों की आवश्यकता महसूस की और वह
जो कमजोर वर्ग था, जो निर्बल वर्ग था, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करके लोग दास बना लेते हैं। और कभी कभी इन दासों को युद्ध में जीत लिया जाता था, युद्ध में जीत लिया जाता था। युद्धबंदी, ये दास जो होते थे युद्धबंदी होते थे, इनसे पशुओं को चराया जाता था, खेतों में काम करवाया जाता था और इनको केवल पेट भरने के लिए भोजन दिया जाता था। उतना ही भोजन दिया जाता था जितना कि ये पेट भर सके। इसलिए दास युग प्रारंभ होता है। उसमें एक स्वामी वर्ग हो जाता है, दूसरा दास वर्ग हो जाता है। एक स्वामी वर्ग हो जाता है, दूसरा दास वर्ग हो जाता है। स्वामी और दास का जन्म होता है। मान करता है कि फिर जो विकास का क्रम है यही शांत नहीं होता है, निरंतर विकसित होता रहता है, निरंतर विकसित होता रहता है। अब सामंती युग की शुरुआत होती है। इस सामंतवादी युग में जो राजा होते हैं, सामंत होते हैं, वह बड़े बड़े खेतों के मालिक हो जाते हैं, बड़े बड़े खेतों के मालिक हो जाते हैं। दो वर्ग होते हैं, एक सामंत वर्ग, इसमें दो वर्ग पैदा होता है, एक सामंत वर्ग, दूसरा कृषक वर्ग। कृषक वर्ग, सामंत वर्ग और कृषक वर्ग, और इनके ऊपर होता है राजा। राजा चूंकि पूरे भूप्रदेश का मालिक होता है, राजा पूरे भूप्रदेश का मालिक होता है, लेकिन पूरे राज्य के सारे कार्यों को वह स्वयं संपादित नहीं करता है, पूरे राज्य की भूमि पर खेती नहीं करता है। इसलिए वह अपने भूमि को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, अपने भूमि को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है। और ये भूमि का यह जो टुकड़ा होता है, विशेष क्षेत्र जो एरिया होता है, एक व्यक्ति के अधीन कर देता है। और यह एक व्यक्ति इस पूरे एरिया का मालिक हो जाता है, इस पूरे खेतों का मालिक हो जाता है, जिसको हम सामंत कहते हैं। सामंत, अब चूंकि जो सामंत होता है इतने विशाल क्षेत्र पर खेती नहीं कर सकते, श्रम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो सामंत होती हैं अपनी भूमि किसानों को दे देते हैं, बड़े किसानों को दे देते हैं। यह जो बड़े किसान जो होते हैं अपनी भूमि अर्ध किसानों को दे देते हैं, अर्ध कृषक को दे देते हैं, जिनके पास खेत नहीं होते हैं लेकिन वो काम करते हैं, जिनके पास खेत नहीं होते हैं लेकिन वो उस पर खेती करते हैं और उनको पारिश्रमिक मिलता है। तो ये शोषण की परंपरा शुरू रहती है। सामंतवादी युग से ये शोषण की परंपरा शुरू होती है। और ये जो सामंत होते हैं किसानों से कर वसूलते हैं, लगान वसूलते हैं। जो खेतों में अनाज पैदा होती है, उस अनाजों का अधिकांश हिस्सा इस सामंत वर्गों के पास चला जाता है, कृषक वर्ग के पास चला जाता है, इस सामंतों से राजा के पास चला जाता है। इस तरह से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रहती है, केंद्रीकृत व्यवस्था रहती है, सब कुछ राजा के अधीन रहता है। तो सामंत वर्गों ने इन कृषक वर्गों पे शोषण करना शुरू कर दिया। यह अधिक से अधिक कार्य करते थे, लेकिन मिलता था 1/4 मिलता था, इनको 1/4 हिस्सा मिलता था। मार्क्स कहता है कि सामंत युग का जैसे ही पतन होता है, ये सामंतवादी युग यही नहीं रहता है, औद्योगिक क्रांति होती है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होती है और जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, जो बड़ा व्यापारी वर्ग होता है, वह मिल फैक्ट्रियां लगा लेता है, कल कारखाने स्थापित कर लेता है। तो पूंजीवादी युग की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में। ये जो सामंत होते हैं, सामंत स्वयं या व्यापारी वर्ग मिल फैक्ट्रियों के मालिक बन जाते हैं और यह अब कल कारखाने में काम करने लगते हैं। मजदूर जो होते अब कारखाने स्थापित होने लगते हैं, और इन कारखानों में नई नई मशीनें आ जाती हैं और कारखानों में अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होता है, सस्ती वस्तुओं का उत्पादन होता है और अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्योंकि मिल फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए भी वर्कर की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है। और अब यह जो अर्ध कृषक मजदूर होते हैं, अब इनको लगता है कि हम यहाँ पे अधिक काम करते हैं लेकिन हमको बदले में कुछ नहीं मिलता है, केवल पेट भरने के लिए भोजन मिलता है या अनाज का कुछ हिस्सा हमको दिया जाता है। और ये अपनी अब जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उस मेहनत मजदूरी के हिसाब से इनको पारिश्रमिक नहीं मिलता है। अब यह क्या करते हैं, अर्ध कृषक क्या करते हैं कि अब खेती करना छोड़ देते हैं, और खेती करना छोड़ के यह कहाँ चले जाते हैं, कारखानों में चले जाते हैं। अब यह श्रमिक बन जाते हैं और यह श्रमिक काम करने लगते हैं। श्रमिक वर्ग कारखानों में काम करने लगता है, लेकिन उनको यहाँ भी मुक्ति नहीं मिलती है, यहाँ भी स्वतंत्रता नहीं मिलती है, यहाँ भी उनको सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि मिल कारखानों में अधिक से अधिक काम करना पड़ता है। बदले में इनके मेहनत का बहुत कम हिस्सा मिलता है। 10 घंटे काम कराए जाते हैं तो इनको 6 घंटे का वेतन दिया जाता है। तो इस तरह से पूंजीवादी युग आती है। पूंजीवादी जब युग आता है तो पूंजीवादी युग में पूंजीपति और श्रमिकों के बीच
हितों का टकराव होता है। पूंजीपति और श्रमिकों के बीच हितों का टकराव होता है। पूंजीपति अधिक से अधिक बचाना चाहते हैं, अधिक से अधिक वह पूंजी को बचाना चाहते हैं। श्रमिक से अधिक कार्य लेना चाहते हैं, श्रमिकों से अधिक कार्य लेना चाहते हैं। 10 घंटे का कार्य लेते हैं तो उनको वेतन कितना दिया जाता है? 6 घंटे का दिया जाता है, 7 घंटे का या 8 घंटे का। यानी कि इनके मेहनत से जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा इनके पास चला जाता है और बहुत कम हिस्सा श्रमिकों के जेब में जाता है। तो इस तरह से श्रमिकों का भी शोषण होता रहता है। अब मार्क्स कहता है कि यह जो पूंजीवादी युग है इसके विरुद्ध भी क्रांति होती है, यानी कि निषेध का नियम आता है, प्रतिषेध का नियम आता है। और ये श्रमिक जो होता है अब और अधिक शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसा कि मार्क्स कहता है कि राज की उत्पत्ति ही शोषण के लिए हुई है। राज क्या है? एक शोषण का, पूंजीपतियों द्वारा एक शोषण का यंत्र है। तो जब श्रमिक यहाँ पर मार्क्स आह्वान करता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, मार्क्स क्या आह्वान करता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तो जो सारे मजदूर अब संगठित होने लगते हैं और इनके विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। जब क्रांति कर देते हैं तो साम्यवादी युग की स्थापना होती है। साम्यवादी युग की या समाजवादी युग की स्थापना होती है। साम्यवादी युग की स्थापना होती है। जब साम्यवादी युग की स्थापना होती है तो अब जो उत्पादन ये पूंजीपति करते थे, मिल फैक्ट्रियों के मालिक करते थे, अब यह सभी श्रमिकों के वर्ग में चला जाता है। श्रमिकों के वर्ग में चला जाता है। स्थानीय उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं बस की सारी मिल फैक्ट्रियां किसके हाथ में चला जाता है? श्रमिकों के वर्ग में चला जाता है या सर्वहारा वर्ग के हाथ में चला जाता है। सर्वहारा वर्ग के हाथ में चला जाता है। और अब न कोई मालिक होता है न कोई श्रमिक होता है, सभी लोग काम करते हैं। सभी लोग काम करते हैं और सबको क्या होता है? वेतन दिया जाता है। तो सामंतवादी युग में धीरे धीरे उत्पादन स्थानीय उपभोग के अलावा क्रय विक्रय, विनिमय एवं व्यापार के लिए होने लगता है। ये जो श्रमिक वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, यह सर्वहारा वर्ग क्या करता है? पहले स्थानीय उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है, फिर व्यापार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है और सबको वहां पर वेतन मिलता है। इस साम्यवादी व्यवस्था में यह सिद्धांत कार्य करता है कि सबको अपनी क्षमता के अनुसार और कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है। लेकिन जब स्थानीय उपभोग की वस्तुएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उत्पादन अधिक होने लगता है, वस्तुओं की भरमार होने लगती है, तो सबको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है और तब आवश्यकता के अनुसार उनको वेतन दिया जाता है। तो इस तरह से मार्क्स ये साम्यवादी युग की स्थापना करता है। इसके अलावा मार्क्स ने एक और सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है? एक्स्ट्रा वैल्यू मार्क्स कहता है कि यदि किसी फैक्ट्री में एक मजदूर होता है, वह 10 घंटे कार्य करता है, 10 घंटे के अकॉर्डिंग उसका जो 10 घंटे का पारिश्रमिक बनता है वह 100 रुपये बनता है। उदाहरण के स्वरूप में आपको समझा रहा हूं, 100 रुपये बनता है। लेकिन पूंजीपतियों के द्वारा, मिल मालिकों के द्वारा उनको जो है केवल 6 घंटे का वेतन दिया जाता है। 6 घंटे का वेतन कितना? 60 रुपया उनको दिया जाता है। कार्य तो उनसे 10 घंटे का लिया जाता है, भुगतान उनको 6 घंटे का किया जाता है। तो इस तरह से उनके जो कार्य का जो उत्पादन होता है, जितना मेहनत करते हैं उस मेहनत में 100 रुपए की एक वस्तु बनाते हैं, लेकिन उनको 60 रुपए मिलता है। बचता कितना है? 40 रुपए। यही 40 रुपए में क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। यही 40 रुपए अतिरिक्त मूल्य है। यह 40 रुपए पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है। जब पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है तो यह इसे स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर जो बचता है उसको बचा कर रखते हैं और कहीं दूसरे नगर में मिल फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से अतिरिक्त मूल्य की वजह से पूंजीपति और अधिक पूंजीपति बनते चले जाते हैं और गरीब या श्रमिक और अधिक श्रमिक बनते चले जाते हैं। मार्क्स यहाँ पर संघर्ष का सिद्धांत देता है। वह कहता है कि चाहे कोई भी युग हो रहा हो, चाहे वह दास युग रहा हो, सामंती युग रहा हो, पूंजीवादी युग रहा हो, सामंतवादी युग रहा हो, हर युगों में दो वर्गों का अस्तित्व रहा है और 2 वर्गों में हमेशा संघर्ष होता रहा है। इसलिए मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।
यहाँ पर मार्क्स सर्वहारावर्त की क्रांति में विश्वास करता है। वह कहता है कि जब भी सारे मजदूर संगठित हो जाएंगे, वह पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति पाना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में सारे श्रमिक क्रांति कर देते हैं और क्रांति करके पूंजी पर, मिल फैक्ट्रियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और वह स्वयं मालिक बन जाते हैं। यानी कि सर्वहारा वर्ग मालिक बन जाता है, सर्वहारा वर्ग मालिक बन जाता है और जितने भी राज्य के जितने भी साधन होते हैं, सारे साधन उनके हाथ में चले जाते हैं और सभी लोग उस साधन के संसाधन के मालिक हो जाते हैं। सभी लोग उस संसाधन में कार्य करते हैं। कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है। ये जो सर्वहारा वर्ग की क्रांति होती है, इसको हम व्यवहार रूप में 1917 में देख सकते हैं। लेनिन के नेतृत्व में जारशाही के विरुद्ध रूस में, सोवियत रूस में क्रांति होती है और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। यह मार्क्स कहता है कि जो वर्ग संघर्ष होता है या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, यानी कि जो राज्य होता है औद्योगिक युग में जो राज्य होता है वह सब क्या है, पूंजीपतियों के हाथ में ही होता है। पूंजीपतियों के हाथ, सरकार भी किसी हाथ में होती है, पूंजीपति के हाथ में होती है। यहाँ मार्क्स कहता है कि पूंजीपति वर्ग जो होता है वह समाज का धनाढ्य वर्ग होता है, वही सब कुछ व्यवस्था को प्रभावित करता रहता है। सरकार जो होती है वह उनके हाथ में होती है, सरकार से मनमाफिक कार्य कराते हैं। संसद जो होती है उनके हाथ में होती है, संसद से अपने अनुकूल विधियां बनवाते हैं। न्यायपालिका, सेना, पुलिस, स्थानीय संस्थाएं जितनी भी होती है सब पूंजीपतियों के हाथ में होती है, पूंजीपतियों के हाथ में होती है। इसलिए पूंजीपति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है सिवाय श्रमिक वर्ग के। श्रमिक वर्ग जब संगठित होकर क्रांति करता है तो पूंजीपतियों का नाश हो जाता है और मार्क्स हमेशा पूंजीपतियों का विरोध करता रहा है। पूंजीपति के नाश, पूंजीपतियों का नाश वह चाहता था, विनाश चाहता था। इस तरह से मार्क्स कहता है कि जब श्रमिकों की क्रांति होती है तो क्रांति के पश्चात साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, राज्य की स्थापना होती है। इस साम्यवादी राज्य की विशेषता होती है कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है। जो उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के हाथ में होती हैं वह उस उत्पादन के साधन अब किसके हाथ में होता है, साम्यवादी राज्य के हाथ में हो जाता है, राज्य के हाथ में हो जाता है। और ऐसे में सभी के लिए श्रम करना निश्चित कर दिया जाता है। इसमें न पूंजीपति वर्ग रहता है, न अमीर वर्ग रहता है, न गरीब वर्ग रहता है, न श्रमिक वर्ग रहता है। सभी के लिए श्रम आवश्यक कर दिया जाता है। सब लोग कार्य करते हैं, कोई पूंजीपति वर्ग नहीं रहता है, कोई मालिक नहीं रहता है, न कोई श्रमिक रहता है, बल्कि सब मालिक होते हैं, सब श्रमिक ही होते हैं। सब हारा वर्ग होता है, पूरा वर्ग समान होता है। ऊंच नीच, गरीब अमीर का अंत हो जाता है। सभी के लिए श्रम आवश्यक कर दिया जाता है और इस तरह से वर्ग विहीन राज्य की स्थापना होती है। वर्ग विहीन राज्य की स्थापना हो जाती है। शोषण का अंत हो जाता है। अब कोई शोषक वर्ग नहीं रहता है कि दूसरे का शोषण कर सके। वही मालिक होते हैं, वही मजदूर होते हैं और जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को क्षमता अनुसार कार्य दिया जाता है और कार्यानुसार वेतन दिया जाता है। जितने भी श्रमिक वर्ग होता है, जितने भी लोग होते हैं, साम्यवादी वर्ग होता है, वह क्षमता अनुसार कार्य करता है और कार्य के अनुसार वेतन पाता है। परंतु जब राज्य का उत्पादन बढ़ जाता है, उपभोग की वस्तुएं बढ़ जाती हैं, तो प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार वेतन दिया जाता है। वो भले कम कार्य करें लेकिन उनको आवश्यकता अनुसार वेतन दिया जाता है। और यहाँ पर मार्क्स स्त्रियों को भी समान अधिकार देने की बात करता है। वह कहता है कि स्त्रियां भी मनुष्यों के समान हैं, स्त्रियां भी मनुष्यों के समान हैं, स्त्रियों को भी उतने ही अधिकार होने चाहिए जितने कि पुरुषों को होना चाहिए। पूंजीपतियों का अंत, मार्क्स शुरू से ही पूंजीपतियों का विरोधी रहा है। वह पूंजीपतियों का अंत करना चाहता है क्योंकि मार्क्स का यह मानना है कि पूंजीपति व्यवस्था से धन का केंद्रीकरण होता है, धनों का संचय होता है, पूंजी का केंद्रीकरण होता है और एक वर्ग जो होता है बहुत अधिक अमीर हो जाता है, दूसरा वर्ग बहुत अधिक गरीब हो जाता है। इस तरह से समाज जो होता है शोषण की दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाता है, असमानता व्याप्त हो जाती है, विषमानता व्याप्त हो जाती है। जो समाज के असक्षम वर्ग होते हैं, जैसे गरीब वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, बालक वर्ग होता है, स्त्री वर्ग होते हैं, बूढ़े वर्ग होते हैं, इनकी देखभाल पूंजीपतियों के द्वारा नहीं, पूंजीवादी राज्य में नहीं हो सकती है। तो इस तरह से मार्क्स एक साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें कि राज्य का नियंत्रण हो, सभी लोग समान हो, सभी लोग कार्य करें और सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाए। सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, शासन के तंत्र हैं, वह सब राज्य के नियंत्रण में स्थापित रहे, किसी एक वर्ग का वर्चस्व न रहे। तो इस तरह से मार्क्स अपने दास कैपिटल में
दास कैपिटल। मार्क्स की पुस्तक, मार्क्स ने जो भी विचार दिए हैं दास कैपिटल में दिए हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिए हैं, मैनिफेस्टो में दिए हैं। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वह 1848 में पब्लिश होती है। दास कैपिटल 3 खंडों में विभाजित है। दास कैपिटल 3 खंडों में प्रकाशित होता है। पहला 1867 में, दूसरा 1885 में और तीसरा 1894 में होता है। ये जो दास कैपिटल है यह क्या होती है, साम्यवादियों की बाइबिल कही जाती है या साम्यवादियों की गीता कही जाती है दास कैपिटल, जिसको कि हिंदी में हम कह सकते हैं पूंजी। हिंदी में इसका नाम है पूंजी। तो इस तरह से मार्क्स साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। राज्य के कार्यों के संबंध में साम्यवादी शासन व्यवस्था, समाजवादी सिद्धांत में वैज्ञानिक समाजवाद। और हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत दिया वो विभिन्न देशों में लागू हुआ, चीन में लागू हुआ, रूस में लागू हुआ, भारत में भी हम समाजवाद के रूप में इस साम्यवादी स्थिति को देख सकते हैं। अब मेरा जो अगला वीडियो होगा वह समाजवाद का अर्थ, परिभाषा और मूल सिद्धांत के ऊपर होगा। यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।